हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक गर्जना। आज की इस वीडियो में हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बात करेंगे। और आपने बहुत सुना भी होगा इसके बारे में कि जब भी आप रिटर्न्स की बात करते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बात कही थी कि दिस इज़ द एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड। आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जनरली सुना होगा जब स्टॉक मार्केट की बात करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। तो बात आती है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो आपको एफडी या फिर आप पीपीएफ करवाते हो, वहाँ भी मिलता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन क्यों जनरली हम लोग जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो ज़्यादा हम बात करते हैं वो हम स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड की बात करते हैं? तो वो क्या चीज़ है जो इन दोनों को इतना डिफरेंशिएट करती है? तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग है क्या। और इस वीडियो में आपको कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी है, बट पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो मैं आपको समझाऊंगा उसका आपको बेनिफिट कैसे उठाना है, उसका लाभ कैसे उठाना है, वो आपको समझना है। तो जिन लोगों को मैथ्स से डर लगता है या फिर जो कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं, उन्हें कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक जो सिंपल इंटरेस्ट है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं हम लोग कि मान लीजिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए अपने बैंक अकाउंट में और वो बैंक अकाउंट आपको 7% का, मान लेते हैं 7% का आपको वो इंटरेस्ट दे रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है कि एक साल के बाद आपको 7 रुपये इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको। ओके, एक साल के बाद आपको 7 रुपये इंटरेस्ट मिल गया। आपने क्या किया, वो जो 7 रुपये का इंटरेस्ट है वो आपने निकाल लिया, बैंक से निकाल लिया। अगले साल क्या होगा, फिर से आपको 100 रुपये पे 7% इंटरेस्ट मिलेगा और फिर से आपने वो 7 रुपये निकाल लिए अपने अकाउंट से। तो ऐसे करते करते हर साल आपको 7 रुपये का इंटरेस्ट आपको मिलता चला जाएगा। और अगर 10 साल के बाद आपको जो हम टोटल अमाउंट देखें तो 100 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किए थे वो, और 10 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है 70 रुपये, 70 रुपीज़, यानी कि टोटल आपको 10 साल के बाद 170 रुपीज़ आपको मिल जाएगा। तो अभी इसको देखते हैं हम कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है। जो जिन लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पता है वो ये जो सेक्शन है वो स्किप कर सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हो क्या रहा है कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए 7% के हिसाब से, तो एक साल के बाद आपको 7 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। अब बात आती है कि आप वो 7 रुपये बैंक से ना निकाल के वापस आप इन्वेस्ट कर देते हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हो क्या रहा है कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और उस पर 7% के हिसाब से आपको 7 रुपये का इंटरेस्ट मिला। वो 7 रुपये का जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो आपने विड्रॉ ना करके आपने वापस वहीं पे इन्वेस्ट कर दिया है। यानी कि 100 रुपये पे 7 रुपये का जो इंटरेस्ट मिला, तो आपके पास एक साल के बाद आपका अमाउंट हुआ 107 रुपये। अब अगले साल जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 100 रुपये पे नहीं, 107 रुपये पे मिलेगा। तो 2 साल के बाद वो 114 रुपये 50 पैसे लगभग इतना होगा। अब इस 114 रुपये पे जो इंटरेस्ट मिला है वो आपने विड्रॉ नहीं किया है, अगेन वो आपने इन्वेस्ट कर दिया है। और इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। 100 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किए वो, और जो 7 रुपये का इंटरेस्ट मिला था अब उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये प्रोसेस कहलाई जाती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। और इसका डिफरेंस कहाँ आता है, तो वो आप देखिए कि आपने ऐसे करते करते 10 साल के बाद आपको 196.7 रुपीज़ आपको मिलेंगे। तो डिफरेंस कितना हुआ कि 10 साल के बाद कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में आपको 196.7 रुपीज़ और 10 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट में आपको 170 रुपीज़, यानी कि 26 रुपये 70 पैसे आपको ज़्यादा मिले हैं। और अगर परसेंटेज की टर्म्स में मैं आपसे बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट के 10 साल के बाद जो अमाउंट आपको मिला उससे कितना परसेंट ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में अमाउंट मिला, और वो आता है आपका लगभग 15.71% ज़्यादा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट से 15% ज़्यादा आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में पैसा मिला है। तो कौन नहीं चाहेगा कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, ज़्यादा अमाउंट आपको मिले। अब अगेन वही बात आती है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको पीपीएफ या एफडी में मिलता है, बट क्यों आपको स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके बारे में अब हम लोग आगे बात करेंगे। तो आई होप कि आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होगा। तो इसका अब एक एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए एक पर्सन है अजय और एक पर्सन है विजय। तो अजय एक जगह इन्वेस्ट करता है अपना अमाउंट और जहाँ से उसको 8% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है।
विजय एक अलग जगह इन्वेस्ट करता है जहां से उसको 9% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। तो दोनों ही 20-20 साल के लिए अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और अमाउंट है 1,00,000 रुपए। तो देखते हैं कि 20 साल के बाद उन्हें दोनों को कितना कितना अमाउंट मिलेगा। तो एक्सेल में एक फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे आप इक्वल्स टू और FV फ्यूचर वैल्यू, पहला है रेट। अगेन आपको कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है, ये केवल आपको समझाने के लिए। तो रेट आपका हुआ 8%, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड्स यानी कितने साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आ गया आपका 20। तीसरा है पेमेंट अमाउंट। अब पेमेंट अमाउंट है कि हर साल आप कितना कितना कर रहे हो, बट हर साल आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपने केवल इनिशियल टाइम पे आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो ये आपका 0। अब ये है प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू है जो आपने इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट किया है और आप इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि जो पैसा आपकी जेब से जा रहा है उसको आप नेगेटिव में लिखोगे माइनस, और वो वैल्यू है 1,00,000, कॉमा एंड और बिगिनिंग। ये एक्चुअली जो आप पीरियडिकली इन्वेस्ट करते हो, हर महीने या हर साल इन्वेस्ट करते हो, उसके लिए होता है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। आप एंटर मारोगे तो यहाँ पे आपको 20 साल के बाद 4,66,000 रुपये लगभग आपको मिलेंगे। ये डॉलर साइन है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ फॉर्मेट से। ठीक है, तो लगभग 4,66,095 रुपये आपको मिलेंगे। अब विजय के केस में देखते हैं कि ये अमाउंट कितना होता है। अगेन FV रेट आपका अब ये 9%, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड्स अगेन सेम, पेमेंट अमाउंट 0, नेक्स्ट आपका माइनस ये। तो विजय को 5,60,441 रुपये मिलेंगे। अब आप देखो, अगर मैं इसको डिफरेंस करूं या फिर अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं तो दिस माइनस दिस, तो विजय को लगभग 94,000 से ज़्यादा का अमाउंट ज़्यादा मिला है। अब ये कैलकुलेशन करने के पीछे उद्देश्य क्या था कि अगर आप यहाँ पर अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% ज़्यादा हो जाता है, और अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें कि विजय को कितने % ज़्यादा अमाउंट मिला है अजय से, तो हम यहाँ पर परसेंटेज निकाल सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाई दिस इंटू 100, तो वो है लगभग 20% अमाउंट ज़्यादा मिला है। और अगर मैं जो ये इंटरेस्ट रेट है जहाँ पर विजय ने इन्वेस्ट किया है, अगर उसको 1% और ज़्यादा कर दूँ, यानी कि 9 से अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो अब ये विजय को जो अमाउंट मिला है वो 6,72,000 रुपये से ज़्यादा का अमाउंट मिला है, और अगर डिफरेंस की बात करूं तो वो लगभग 2,00,000 रुपये से ज़्यादा, वो अमाउंट 2,00,000 रुपये से ज़्यादा मिला है अजय से। और अगर परसेंटेज टर्म्स में मैं बात करूं तो मोर देन 44%, 44% से ज़्यादा विजय को अमाउंट मिला है। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे मैं ये जो इंटरेस्ट रेट है वो 1% से भी बढ़ाता हूँ, तो आपका जो अमाउंट का डिफरेंस है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, बैंक के केस में हम लोग इसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं, और स्टॉक मार्केट में इसको ही हम रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। तो अभी तो हमने चेंज देखा रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है इसमें। अगर हम ये ड्यूरेशन थोड़ा चेंज कर दें, मान लीजिए कि ये 20 की जगह हम 30 कर दें, और यहाँ पर भी हम 20 की जगह 30 कर दें, तो ये कितना डिफरेंस आता है। तो अब ये जो डिफरेंस है वो 7,38,000 रुपये से ज़्यादा, और अगर परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, मोर देन 73%। और आप देखिए कि रेट ऑफ रिटर्न में जो डिफरेंस है वो केवल 2% का है। यहाँ पर अजय को 8% रिटर्न मिल रहा है और विजय को
10% मिल रहा है। तो केवल 2% रेट ऑफ रिटर्न में डिफरेंस होने के कारण आपका जो एक्चुअल डिफरेंस है वो मोर देन 73% है। और यही मैजिक है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, रेट ऑफ रिटर्न का, कि अगर आपको कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जो आपको थोड़ा सा भी रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा दे रहा है, यानी कि अगर मैं इसको 10 की बजाय 11% कर दूं, कि अगर विजय ने कहीं ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया है जहां पे रेट ऑफ रिटर्न 11 मिल रहा है, तो आपको लगेगा कि ठीक है, अजय को 8% मिल रहा है, विजय को 11% मिल रहा है, 3% का डिफरेंस है, तो कौन सी बड़ी बात है, 3% कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर आपको ये कैलकुलेशन देखोगे तो ये डबल से ज़्यादा हो जाता है, 127%। एक्चुअल डिफरेंस की बात करूं तो 12,82,000 रुपये ज़्यादा मिलते हैं विजय को। और अगर परसेंटेज टर्म्स में मैं बात करूं तो वो डबल से भी ज़्यादा मिलता है, 127%। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो 30 साल के बाद अजय को 8% रेट ऑफ रिटर्न पे केवल एक बार इन्वेस्ट किया अमाउंट 1,00,000 रुपये, उसका बनता है उसका 10,06,000 से ज़्यादा। और वहीं पर विजय को 11% के रेट ऑफ रिटर्न पे इन्वेस्ट करने पे मिलता है 22,89,000 से ज़्यादा। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप देखोगे कि टाइम बढ़ता है, जो ड्यूरेशन है अगर वो ज़्यादा रहता है तो 1-1% आपका ड्रास्टिक चेंज कर देता है आपके अमाउंट, जो आपको अमाउंट मिलता है। तो अब देखते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एक बहुत लंबे पीरियड के बाद आपको कितना, जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स हैं वो कितना मिलता है, और फिर उसका यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे दोबारा से। तो ये मेरा निफ्टी 50 का चार्ट है जो कि हमारा इंडेक्स है, और ये मेरा मंथली चार्ट है। आप यहाँ देखोगे तो ये मंथली चार्ट है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर स्टार्टिंग से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो ओपनिंग है वो आप गौर कीजिए, जो ये ऊपर बॉक्स बना हुआ है वहाँ पर 279.02 दिखा रहा है। ओके, और ये डेट है 2 जुलाई 1990। ओके, तो ये मैं कहीं नोट कर लेता हूँ, 279.02, तो 279.02। और आज का जो भाव चल रहा है निफ्टी का, वो क्लोजिंग ये था आज 6 जनवरी 2024। ओके, तो ये है 21,710.8। तो ये भी मैं नोट कर लेता हूँ, 21,710.8। तो अभी देखते हैं कि ये 1990 और ये 2024। तो निफ्टी का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 का जो जुलाई का जो हमारे पास रिकॉर्ड है, जुलाई 1990 का, वो है 279.02, और करंट जो जनवरी 2024 में वो चल रहा है लगभग 21,710.8। तो ये लगभग 33.5 ईयर्स, ये हमारा जो ड्यूरेशन है वो है हमारा 33.5 ईयर्स का। तो अब हम एक बार कैलकुलेट करते हैं कि निफ्टी 50 ने इन 33.5 साल में कितना रिटर्न दिया है, एनुअल रिटर्न कितना है। ओके, तो उसका एक फॉर्मूला है, तो यहां पर आप लिखेंगे रेट, ओके, एंटर, नंबर ऑफ पीरियड्स, तो नंबर ऑफ पीरियड्स हमारा ये हो गया, कॉमा, अब पेमेंट पर पीरियड ये कुछ है नहीं तो 0 कर देंगे इसको हम। अब यहां पर प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू हम इनिशियल वैल्यू लेंगे, माइनस करेंगे उसको, वो हमारी ये रही, कॉमा, फ्यूचर वैल्यू जो हमारी ये वैल्यू है ये, और इसको हम एंटर कर देंगे। तो ये लगभग 14%, और इसको बोलते हैं, एक टर्म आती है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कैगर भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो बैंक में जो हम लोग इंटरेस्ट की बात करते हैं वहां पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात करते हैं, और उसी टर्म को हम लोग शेयर मार्केट की भाषा में CAGR बोलते हैं। तो ये हमारा निफ्टी 50 का अराउंड 14% का CAGR है, रेट ऑफ रिटर्न। अब आप देखिए कि अगर
यहाँ पर मैं 11% की जगह इक्वल्स टू अगर निफ्टी 50 का रिटर्न्स डाल देता हूँ तो क्या चेंज आएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है कि आपने 1 लाख रुपए केवल एक बार इन्वेस्ट किए और यहाँ पर अगर ये भी मैं ये ड्यूरेशन डाल देता हूँ तब कितना आता है, और यहाँ पर भी मैं ये ड्यूरेशन डाल देता हूँ तो कितना आता है। तो अमाउंट आपने सेम इन्वेस्ट किया, ठीक है, और अगर आप देखिए तो यहाँ पर तो अमाउंट आपने सेम इन्वेस्ट किया, ड्यूरेशन भी सेम है, लेकिन केवल 6% का यहाँ पे डिफरेंस है जो रेट ऑफ रिटर्न का डिफरेंस है। लेकिन अमाउंट का आप डिफरेंस देखिए, यहाँ पर आपको लगभग 13 लाख रुपए और यहाँ पर आपको लगभग 83 लाख रुपए। एब्सोल्यूट डिफरेंस लगभग 70 लाख रुपए। और अगर आप परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो 530%, यानी कि मोर देन 6 टाइम्स। तो आई होप कि आप इस बात को अप्रिशिएट करोगे कि देखने में केवल 6% का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखेगा, बट जो अमाउंट आपको मिलेगा वो ड्रास्टिक चेंज होगा। और इसीलिए लोग म्यूचुअल फंड्स या फिर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है और 1% आपके अमाउंट में ड्रास्टिक चेंज ला सकता है। तो ये पावर है कंपाउंडिंग की। आई होप यू विल अप्रिशिएट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये तो बात हुई कि आपने अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है वो 1 टाइम किया है, और अगर आप हर साल या आप हर महीने आप इन्वेस्ट करते हो तो उसका यहाँ पर जो अमाउंट है, जो अमाउंट आपको मिलेगा, उसका क्या इफेक्ट होगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।